नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इंदौर से बड़ी खबर के साथ। इंदौर पुलिस की हिरासत में सरफराज आ चुका है। एनआईए के अलर्ट पर इस आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक है। साथ ही साथ देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में सरफराज घूम रहा था। इस बारे में पहले ही एनआईए भी अलर्ट कर चुकी थी। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इस बारे में जानकारी दी थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो उसकी भेजी गई थी। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी और उसी के मुताबिक सरफराज मेमन को इंदौर से हिरासत में लिया गया है। तो जानकारी के बाद इंदौर एटीएस से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था और उसके बाद से ही पासपोर्ट में 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री पाई गई। कई सारी जानकारियां जुटाई गई और उसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी, सरफराज को अब एनआईए ने हिरासत में लिया है। इंदौर पुलिस की हिरासत में फिलहाल सरफराज एनआईए के अलर्ट पर हिरासत में लिया है। इंदौर पुलिस ने पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक इस पर और देश में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में सरफराज घूम रहा था। इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इस बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद से ही अलर्ट भी इंदौर के कई इलाकों में जारी किया जा चुका था। लेकिन अब राहत भरी बात यह कि इंदौर पुलिस की हिरासत में सरफराज आ चुका है। माना यह जा रहा है कि आतंकी साजिशों को कामयाब बनाने के लिए इसने ट्रेनिंग भी ली। कई बार चीन जाना भी पाया गया पासपोर्ट में। चंदन नगर थाने में सरफराज फिलहाल मौजूद है और वहां पर पूछताछ भी चल रही है और उस पूछताछ में एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। इस बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है कि क्या दूसरे देशों से भी इस तरह की गतिविधियां लिंक्ड हैं। एनआईए को इनपुट मिला था, उसके बाद मुंबई समेत देश के कुछ राज्यों में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा एनआईए की तरफ से लगातार किया जा रहा था, इसलिए अलर्ट इंदौर में भी जारी किया गया। लेकिन इंदौर पुलिस ने फौरन ही एक्शन लेते हुए सरफराज को हिरासत में लिया है। तो कई प्रमुख क्षेत्र इंदौर के भी सरफराज के निशाने पर हो सकते थे, लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस की ओर से एनआईए के अलर्ट के बाद इंदौर पुलिस ने जांच की। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक है। देश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में ही सरफराज यहां घूम रहा था। तो एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए जानकारी साझा की थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भी भेजी गई थी और उसी जानकारी के आधार पर इंदौर पुलिस की हिरासत में अब सरफराज आ चुका है। सरफराज मेमन इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। 15 बार चीन जाना, हांगकांग जाने की एंट्री भी पासपोर्ट में पाई गई है और इसी वजह से शक लगातार सरफराज पर बढ़ रहा था। मुंबई समेत देश के कुछ राज्यों में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। इससे तार सरफराज के जुड़े हुए हैं। कहां तक लिंक है, क्या दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह के हमलों में सरफराज के साथ बढ़ता चला जा रहा है, इस बारे में पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। तो देश के कई ऐसे राज्य थे जहां पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। कई ऐसे प्रमुख क्षेत्र जो कि उनकी निशानी पर थे। देर रात तक पुलिस के अधिकारी भी यहां पर पूछताछ करते रहे और उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द पूरे नेटवर्क का खुलासा जरूर पुलिस की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि ये आशंका भी कि सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था और लगातार साजिश रची जा रही थी किस तरह से भारत के प्रमुख राज्यों में आतंकी हमलों को अंजाम देना है। एनआईए की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस को खबर हुई। मुंबई पुलिस ने सीधे इंदौर पुलिस को इस बारे में जानकारी साझा की और इंदौर पुलिस एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। इंदौर पुलिस की हिरासत में अब सरफराज मेमन। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और अब लगातार पुलिस भी इस बारे में खोज रही है कि क्या कोई बड़ा नेटवर्क सरफराज के पीछे काम कर रहा है। सरफराज मेमन इंदौर में
कहां रह रहा था, क्या कर रहा था, किनसे लिंक थी, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और छतरपुर में शिक्षा का मंदिर दागदार हुआ है। हॉस्टल संचालक पर दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं सहित SC/ST एक्ट की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छतरपुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हॉस्टल संचालक पर दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किए जाने का ये मामला सामने आया है। इस बारे में पुलिस भी अब लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में SC/ST एक्ट की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा केस दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद उसी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि हॉस्टल संचालक ने छात्रा के साथ रेप किया। इसकी शिकायत लेकर खुद पुलिस के पास पीड़िता पहुंची। हॉस्टल में रहकर ये छात्रा यहां पर पढ़ाई कर रही थी। अब पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई। हॉस्टल में रहकर छात्रा पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल संचालक पर रेप का गंभीर आरोप छात्रा की तरफ से लगाया गया है। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ छात्रा की तरफ से बताया गया है? देखिए अवंतिका, छतरपुर जिले का जो नौगांव कस्बा है वहां पर ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर शिक्षा का मंदिर एक बार फिर से दागदार हुआ है और कलंकित भी हुआ है। यहां पर बताया गया है, पुलिस में जो FIR हुई है नौगांव थाना अंतर्गत एक जो पीड़िता है, नाबालिग लड़की है, 12 वर्ष की लड़की बताई जा रही है, उसके द्वारा FIR कराई गई और FIR में ये कहा गया है कि जो हॉस्टल के संचालक है उसके द्वारा उसके ही हॉस्टल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, यानी बलात्कार किया गया है। और महिला जो युवती नाबालिग जो लड़की है वो दलित समुदाय से आती है, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यहाँ पर बलात्कार की धाराओं सहित SC/ST एक्ट के और जो पॉक्सो एक्ट है उसके तमाम धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्टल का नाम जो बताया जा रहा है वो राधा प्रिया हॉस्टल बताया जा रहा है, जो नौगांव में संचालित था और काफी 3-4 वर्षों से संचालित हो रहा था, जहां पर यह छात्रा जो पीड़ित छात्रा है और रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करने के दौरान ही हॉस्टल में ही आकर आरोपी ने जो हॉस्टल का संचालक है उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जी ठीक है, यानी कि आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो छतरपुर की इस खबर के बाद बात करेंगे भोपाल की। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में सबसे पहले चर्चा होगी और विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामेदार हो सकती है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और कल सरकार का बजट सामने होगा। आज कई विषयों को लेकर ध्यान आकर्षण भी किया जाएगा। सदन में अनाज के रखाव में होने वाली अनियमितता का मुद्दा भी गूंजेगा और बंद पड़ी मिट्टी परीक्षण केंद्र का विषय भी आज बीजेपी विधायक उठा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला राज्यपाल की मंजूरी से प्राप्त विधेयकों की सूचना सदन में सामने रखेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर मंथन होगा। विपक्ष के हमलों का किस तरह से सामना करना है, किस तरह से जवाब देना है, इसे लेकर आज रणनीति तय की जाएगी। भोपाल से जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को जवाब देना है, इस बारे में आज रणनीति तय की जाएगी। विधायक दल की बैठक आज बेहद ही महत्वपूर्ण, बजट सत्र को लेकर मंथन होना है।
सही कि वासु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। वासु, कल बजट पेश होना है, बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश के लिए होगा और चुनावी साल है, तो इसलिए पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी कि सरकार को ये साबित करे कि सरकार ने इस साल कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक ये भी सरकार की तरफ से कि कैसे उनका जवाब देना है, कैसे विपक्ष का सामना करना है, क्या कुछ उस बैठक में होगा और कल क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी जानकारी। बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार की जहां एक और कोशिश है कि जनता तक जो बजट है उसको पहुंचाया जाए। जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि सर्व वर्ग हितैषी बजट जो है वो तैयार किया गया है और चुनावी बजट जब आता है तो उसमें विशेष तौर पर जनता के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, राहत की बात होती है और कुछ इसी तरीके का दावा सरकार की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है सरकार को सदन में घेरने के लिए। कल ही कमलनाथ ने साफ कर दिया कि जो पिछले साल का बजट आया था उसका क्या हुआ, पहले उस बात का जवाब दे दें, फिर नए बजट की बात करें। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसानों का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा और इसकी झलक कल देखने को भी मिली। और आज भी विधानसभा की जो कार्रवाई होनी है वो काफी ज्यादा हंगामेदार हो रही है, क्योंकि कल जो राज्यपाल ने अभिभाषण अपना सदन में पढ़ा था उस पर आज चर्चा होनी है। जहां बीजेपी समर्थन में बोलेगी तो वहीं कांग्रेस कई मुद्दों पर पहले ही कल अपनी रणनीति बना चुकी है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी कि किस तरीके से अभिभाषण पर सरकार को जवाब देना है। तो वहीं दूसरी ओर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है बीजेपी विधायक दल की आयोजित की गई है। शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर यह पूरी बैठक होगी, जिसमें बजट कल जो पेश किया जाना है उस पर रणनीति तैयार होगी और बजट पर जब चर्चा होगी और कांग्रेस की ओर से तमाम सारे जो आरोप लगाए जाएंगे उन पर किस तरीके से जवाब देना है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान कांग्रेस का जो रुख है वो काफी ज्यादा आक्रामक होने वाला है। तो विपक्ष के जो आरोप रहेंगे उनको किस तरीके से टैकल करना है, काउंटर करना है, कौन कौन से वो नेता होंगे जो सरकार की ओर से बजट सेशन के दौरान विपक्ष को जवाब देने का काम करेंगे, ये सारी जो रणनीति है वो आज की बैठक में बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस पूरी बैठक के दौरान शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। चूंकि आज मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी पटल पर रखा जाएगा तो इस बात से में कोई दो राय नहीं है कि उस पर भी आज सदन में जमकर गहमा गहमी हो सकती है, बहस हो सकती है। वहीं कल जब बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा तो अक्सर देखा जाता है कि जब बजट भाषण पढ़ा जाता है उसी दौरान विपक्ष जो है वो विरोध करना वहां पे शुरू कर देता है। और इस बार ये बजट यानी कि बजट को डिजिटली प्रस्तुत किया जाना है, ये एक नवाचार विधानसभा में देखा जाएगा। तो इसके लिए भी विशेष तौर पर होती है, क्या कुछ रणनीति बनती है और कल का दिन कितना हंगामेदार होता है। अवंतिका, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आगे बात करेंगे धमतरी की, जहां पर सीरियल किलर को एक साथ 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। किलर जितेंद्र धुप को एक साथ 3 बार आजीवन कारावास की सजा हुई है। अदालत ने जितेंद्र धुप पर 3 बार जुर्माना भी लगाया है। 2016 से 17 के बीच 6 लोगों की हत्या का आरोप है। जिला न्यायालय में 5 साल से ये मुकदमा चल रहा था। सही कि अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पूरा मामला विस्तार से समझाइए। अवंतिका, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत बड़ा ये मामला था। ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है जो जितेंद्र ध्रुव है। ये वैसे तो मजदूरी का काम किया करता था, मकानों में जो निर्माणाधीन मकान है उसमें ईंट उठाया करता था, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराधी था। ये जिन महिलाओं की हत्या करता था, उसके पहले उनसे दुष्कर्म किया करता था, उसके बाद हत्या कर देता था बेरहमी से, और साथ ही घर में रखे जो कीमती चीजें उन्हें चुरा कर भाग जाया करता था। 2016-17 के बीच 11 महीनों में इसी तर्ज पर उसने 6 लोगों की हत्याएं की थी और इसकी तलाश करने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए थे। 2 साल के बाद पुलिस को सुराग मिला था, तब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो पाई थी। लाखों फोन नंबर पुलिस ने खंगाले, उसके बाद ही इस तक पहुंच पाई थी। और पिछले 5 साल से लगातार 6 हत्याओं का जुर्म इस पर साबित करने में 5 साल अदालत में लग गए। अब जाकर यह फैसला आया और एक बड़ा फैसला जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका विशेष जानकारी के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरफोर्स परिसर में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की है। 15 साल के छात्र सूर्यांश सेंगर ने खुदकुशी की है। पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान देती है। एयरफोर्स ने महाराजपुरा पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। महाराजपुरा पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। तो ग्वालियर से खबर है, एयरफोर्स परिसर में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की है। 15 साल का ये छात्र जिसने अपनी जान दे दी। सही की सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ वजह इस पूरी घटना के पीछे? देखिए, बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है। एयरफोर्स परिसर की पूरी घटना है और
यहाँ श्रेयांश नाम का जो एक छात्र था, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र था, इसने कल जो है पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। और जानकारी ये मिली है कि इसने आत्महत्या से पहले अपनी बहन के मोबाइल पर मैसेज किए थे, उसके बाद ही ये पता चला। और उसके बाद जब बहन तलाशती हुई गई तो ये पानी की टंकी के पास ही इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद महाराजपुरा जो थाना क्षेत्र है उसमें खबर दी गई एयरफोर्स के अधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद जो है इस मामले की जांच के लिए अब महाराजपुरा पुलिस कार्रवाई कर रही है, मर्ग कायम कर लिया गया है। ये जानकारी मिली है कि जो 10वीं का छात्र है सूर्यांश, करीब 2 साल पहले कोरोना के समय इनकी मां की भी मृत्यु हुई थी और तब से ये तनाव में भी थे। इस तरह की भी जानकारियां सामने आई। अब और इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, इसकी तलाश में पुलिस महाराजपुरा जांच कर रही है। इनके पिता पालमपुर में पदस्थ बताए जा रहे हैं। ये अपने बड़े भाई के साथ यहाँ एयरफोर्स परिसर में ही रह रहे थे। तो गंभीर मामला है। अब पुलिस की जांच जो होगी उसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और उसके बाद जो मैसेजेस है, इसके अलावा जो परिवार के बयान है, उनके आधार पर पुलिस इस मामले में आगे जांच करेगी कि क्या वजह है इसमें खुदकुशी की। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर का एक बार फिर से रुख करेंगे। इंदौर पुलिस की हिरासत में सरफराज आ चुका है। एनआईए के अलर्ट पर उसे हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक इस पर, साथ ही साथ देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में सरफराज घूम रहा था। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर जानकारी दी थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भेजी गई थी। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को ये जानकारी साझा की और सरफराज मेमन को अब इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। पासपोर्ट में भी 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री पाई गई है और जो भी इनपुट एनआईए के द्वारा पाया गया है उसी के बेसिस पर इंदौर पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ लगातार कर रही है। सही अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। इंदौर में जिस तरह से हिरासत में लिया गया है सरफराज को, अरुण ये भी जानना चाहेंगे कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है या फिर ये माने कि एक बड़ा नेटवर्क सरफराज के पीछे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बड़े नेटवर्क की जानकारी अभी पुलिस खंगाल रही है। सरफराज मेमन जो है वो 12 साल हांगकांग में रहा है और अभी उसके 15 बार चीन और हांगकांग जाने की जो एंट्री है वो पासपोर्ट में दर्ज है। तो तमाम जो पहलू है उस पर जांच की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो सरफराज है उसकी यहाँ पर दवा की दुकान है इंदौर में, हालांकि वो कई दिन से बंद है। इसके अलावा उसके भी कहा जा रहा है कि उसके मोबाइल की एक शॉप है, जो विदेशी मोबाइल वो यहाँ पर लाता था उनको इंदौर में आकर बेचता था और अधिकतर समय वो मुंबई और कोलकाता में भी रहता था। तो ये तमाम तरह की जानकारियां अभी निकल कर आ रही हैं। जैसे ही एनआईए ने अलर्ट मुंबई पुलिस को दिया, मुंबई पुलिस ने उसको इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चंदन नगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में दबिश दी और उसके माता पिता को पुलिस उठाकर लाई, उनसे पूछताछ की। तो उसके बाद सरफराज मेमन को थाने पहुंच गया, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अभी उससे पूछताछ जारी है। एक बात और खुलासा हुआ है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था तो उसमें भी इसकी भूमिका थी। उसके जरिए एक गंभीर बीमारी की अफवाह फैलाई गई थी और इसका गुजरात में इस पर केस दर्ज हुआ था सरफराज पर। तो इस तरह के तमाम जो मामले हैं वो खुल रहे हैं, अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि सब अभी संदेह के आधार पर सब ये बातें कही जा रही हैं। पुलिस गोपनीय स्थान पर इससे पूछताछ कर रही है, अभी मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद या जब मुंबई की पुलिस या एटीएस मुंबई यहाँ पर पहुंचे और जांच एजेंसियां के लोग वहाँ पहुंचे, उसके बाद वो इससे जब पूछताछ करें और उस पूछताछ में हो सकता है कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सरफराज मेमन का पासपोर्ट या उसके जो डॉक्यूमेंट है कोई दूसरा भी यूज कर रहा हो और वो ये जो खजराना में पहले रहता था, ये जो सरफराज मेमन है और अभी वो चंदन नगर में रह रहा था, तो यदि उसके डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा था उसकी भी जानकारी निकाली जाएगी। तो अभी सब जो चीजें हैं वो संदेह के आधार पर है। पुलिस पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ इसमें आगे और करेगी और तब इसमें जाकर खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि बस अलर्ट जारी हुआ था और ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में ये सरफराज घूम रहा है और मालवा जो कि सिमी का गढ़ रहा है, प्रतिबंधित संगठन है सिमी, उसका गढ़ रहा है। इसके अलावा पीएफआई के ठिकानों पर यहाँ छापेमारी की गई थी। तमाम पदाधिकारी इंदौर
से गिरफ्तार हुए थे, उज्जैन से गिरफ्तार हुए थे, मालवा के इलाके में इस तरह के नेटवर्क पहले काम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा संवेदनशील ये मामला है। और अब पुलिस जब पूछताछ करेगी, एटीएस जब पूछताछ करेगी, तो सब सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल अरुण, इंतजार किया जा रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, लेकिन एक और जानकारी के साथ साझा करना चाहेंगे किस तरह से ये भी अपडेट सामने आया कि माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है। ये भी कहा गया कि आसपास जो लोग रह रहे थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या इस बारे में कोई भी शख्स सामने आया कि इसी तरह से कोई लिंक्स सरफराज से जुड़े हो सकते हैं? अरुण, बिल्कुल, देखिए कई लिंक्स मिल भी रहे हैं, क्योंकि ये जो हांगकांग में रहा है, चीन में रहा है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब उसके माता पिता को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया और पुलिस उनको थाने लेकर आई, उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच कहा जा रहा है कि सरफराज थाने पहुंच गया, क्योंकि पहले तो वो घर पे नहीं मिला, लेकिन जब उसके माता पिता को उठाकर लाई पुलिस, तब जाकर सरफराज पुलिस की हिरासत में आया है। लेकिन किसी पड़ोसी को अभी तक कोई ऐसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसकी पूछताछ जरूर की जा रही है। और अब पूछताछ के बाद जो भी इसमें शामिल होंगे, जो भी लोग शामिल होंगे, और ये भी पता किया जा रहा है कि आखिरकार इनसे कौन से लोग वो संपर्क में थे, देश या विदेश से, जो इस तरह की घटनाओं या इस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो ये तमाम चीजें हैं वो अभी खुलकर आएंगी। हालांकि आतंकवादी कनेक्शन मिलने के बाद अभी तो ये भी शक है कि ये सरफराज मेमन यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संदेह के आधार पर सब चीजें अभी और उन्हीं की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जब सामने होगा तभी बात सामने आ पाएगी। शुक्रिया आपका उन जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक अनोखी मैराथन दिखाते हैं जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। बर्फ पर 135 लोगों की मैराथन देखिए। मैराथन जम्मू कश्मीर में 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर हुई और इन सभी लोगों ने करीब 11,000 फीट की ऊंचाई को पार करते हुए मैराथन में अपनी भागीदारी। जो स्नो रन जो 25 किलोमीटर जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो जम्मू के अंदर जो इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनको टैप करने के लिए जो स्टार्ट किया है। तो इसमें जो G20 में तो उसको भी प्रमोट करने के लिए कि हमारा देश उसमें इंक्लूड हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा एक सल्यूट देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, क्योंकि हमारी आर्मी ही है जो हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है और अपना अवेयर करती है कि नशों से दूर होकर एक फिजिकल की तरफ अपनी तरफ अपना ध्यान भटकाने के लिए आर्मी ही है जो हमारे अपने इनको बच्चों को लिए ट्रैक ला रही है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।